नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 20। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से दोस्तों 19 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पहला है, देखिए, मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय यूनियन बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका? मैंने ये क्वेश्चन पहले आपको करंट जब करवाया था आपको, तब मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वो कब किया गया था। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर क्या रहेगा? 1662, 1745, 1884 या फिर 1947। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1884 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया वो किया गया 1884 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1954, 1965, 1963 या फिर 1955। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया और कब दिया गया? ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दोस्तों किस वर्ष प्रदान किया गया? ये किया गया 1965 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में किसको मिला? सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1965 में ये मिला दोस्तों जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप। ठीक है, शंकर कुरूप को मिला दोस्तों 1965 में, यानी कि 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और जी शंकर कुरूप दोस्तों इनकी मलयालम जो रचनाएं हैं उनके लिए दिया गया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों 1965। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपने 2-3 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। पहला तो आपको याद रखना है, पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में। ठीक हो गया। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, अगर आपको पूछ लिया जाता है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो आप याद रखेंगे हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। किसको मिला? सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को कब मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये मिला दोस्तों 1968 में। ठीक है, 1968 में मिला सुमित्रानंद पंत को आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला। ठीक है, चिदम्बरा, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, पहला जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और किसको मिला, तो याद रखेंगे तो जी शंकर कुरूप को मिला 1965 में। अगर आपको पूछा जाता है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तब आप करेंगे सुमित्रानंदन पंत को मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों कि पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अगर ऐसा पूछा जाता है तो याद रखेंगे पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थी दोस्तों आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आशापूर्णा देवी। इनको 1976 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है, अगर हिंदी
कि पहली महिला अगर आपको पूछा जाता है तो हिंदी की पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो नाम याद रखेंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, 1982 में मिला था यामा के लिए, आप सभी जानते हैं। तो चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ आपको मैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला तो याद रखेंगे सुमितनंदन पंत को मिला 1968 में। अगर आपको पूछा जाता है कि पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो पहली महिला आशा पूर्णा देवी और हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इनको चारों ऑप्शन, आपने चारों फैक्ट जो हैं इनको याद रखना है, चारों क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। आपको बताना है निम्न में से किसने जो है सर्वप्रथम जो है प्रेस सेंसरशिप यानी कि प्रेस पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था सबसे पहले। ऑप्शन देखिए, जॉन एडम्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों सेंसरशिप का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो है प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने दोस्तों सर्वप्रथम जो है प्रेस पर प्रतिबंध लागू किया था। कब किया था अगर आपको पूछा जाता है तो ये किया था दोस्तों 1799 में। ठीक है, ये याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू कब की, 1799 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है आप सभी जानते हैं, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग या नवपाषाण युग। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, निम्न में से कौन सा वेद जो है वेद 3 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है वेद 3 का हिस्सा इनमें से कौन सा वेद नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर। तो वेद 3 कौन कौन से वेदों को कहा जाता है, वेद 3 तीन वेदों को कहा जाता है वेद 3। कौन कौन से 3 वेद याद रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों आपके क्या है, वेद 3 है। ठीक है, बात करें अथर्ववेद की तो ये इसका हिस्सा नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अथर्ववेद जो है वेद 3 का हिस्सा नहीं है। आपको कभी पूछा जा सकता है वेद 3 में कौन कौन से वेद आते हैं, तो इसमें ऋग्वेद आता है, सामवेद और यजुर्वेद आता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो, देखिए 3 वेदों को हम वेद 3 कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगर आपको पूछा जाता है कि 4 वेदों के समूह को क्या कहते हैं, यानी कि 4 जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों के समूह को क्या कहते हैं। 4 वेदों के समूह को कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं वेद का अर्थ क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों को किसने संकलित किया, तो वेदों को वेदव्यास जी ने संकलित किया, ये सभी आप जानते हैं। चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। आपको बताना है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये निर्वाचन की व्यवस्था जो है किस देश से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए राज्यसभा में सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा में सदस्य जो हैं 2 तरीके से आते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 तरीके से आते हैं, पहला तरीका है निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, निर्वाचित होकर आते हैं। दूसरा मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत, जिसमें आपका राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये
दोस्तों राज्यसभा में ये सदस्य दो तरीके से आते हैं, पहला निर्वाचित होकर आते हैं और दूसरा मनोनीत होकर आते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जो निर्वाचन प्रक्रिया है, ये निर्वाचन प्रक्रिया जो है ये ली गई है आपका दक्षिण अफ्रीका से, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की जो मनोनयन यानी कि जो मनोनीत प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है, मनोनीत प्रक्रिया ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखेंगे, ठीक है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है राज्यसभा के सदस्यों के लिए ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और जो मनोनयन यानी कि जो मनोनीत राष्ट्रपति करता है तो ये प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। ये दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर निकलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था। आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कि मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाला जो कर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन देखिए, भद्र, वसंतिका, यात्रा वेतन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो है तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता था यात्रा वेतन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजट का प्रारंभ किस बजट में किया गया था। आपको बताना है दोस्तों जेंडर बजट का जो प्रारंभ है वो किस बजट में किया गया था। ऑप्शन देखिए, केंद्रीय बजट 2011-12, केंद्रीय बजट 2007-8, केंद्रीय बजट 2005-6 और केंद्रीय बजट 2006-7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ ही भारत में जेंडर बजट जो है कब प्रारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 9 का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2005-2006 में दोस्तों ये आपका जेंडर बजट प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपको जेंडर बजट पूछा जाता है, जेंडर बजट कब प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ 2005-2006 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपको, भारत में पहला पेपरलेस बजट, ठीक है, पेपरलेस, ठीक है, पेपरलेस बजट जो है भारत में पहला पेपरलेस बजट कब आया। तो भारत में पेपरलेस बजट कब आया, 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 में दोस्तों पहली बार भारत में पेपरलेस बजट आया, ठीक है। ये दो चीजें याद रखेंगे, जेंडर बजट कब आया 2005-6 में और पेपरलेस बजट 2011-12 में, सॉरी 2021-22 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था, ठीक है। कौन सा समाचार पत्र है, मूक नायक, तो ये किस भाषा में था। ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, बांग्ला। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूक नायक समाचार पत्र किसका है, ठीक है। तो मूक नायक जो समाचार पत्र है ये किसका है, ये है भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका, क्या हो जाएगा, ये मराठी भाषा में जो है प्रकाशित हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था, ये मराठी में था। साथ ही साथ दोस्तों ये समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशन दोस्तों याद रखेंगे, मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या है देखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है। उत्तर वैदिक काल मैंने बता रखा है आपको, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है। ऑप्शन देखिए, विष्णु, इंद्र, वरुण, सूर्य। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर बताइए। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। उत्तर वैदिक काल मैंने आपको बताया था जहां पर लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था, ठीक है। साथ ही साथ मैंने वहां पर आपको बताया था पशुओं का देवता और पोषण एवं रक्षक का देवता कौन था, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कृषि का देवता किसे कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इंद्र, ठीक है।
बी ऑप्शन यहाँ पर 11 का राइट हो जाएगा दोस्तों। कृषि का देवता जो है उत्तर वैदिक काल में इंद्र को कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है पशुओं का देवता किसको कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पशुओं का देवता कहा गया है दोस्तों भगवान रुद्र को। ठीक है, साथ ही साथ पोषण एवं रक्षक का देवता कहा गया है भगवान विष्णु को। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। देखिए टोडरमल आप सभी जानते हैं कौन था टोडरमल। तो टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन देखिए, खाने खान, मुशरिफ दीवान, खाने आजम या कोई नहीं। इनमें से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का, टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा मुशरिफ ए दीवान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे टोडरमल को किस नाम से जाना जाता है, मुशरिफ ए दीवान नाम से इसको जाना जाता है। बात करें टोडरमल की, तो टोडरमल कौन था, ये एक राजस्व वित्त मंत्री था दोस्तों अकबर का। ठीक है, किसका मंत्री था, अकबर का वित्त मंत्री था दोस्तों। कौन था, टोडरमल। और टोडरमल ने ही दोस्तों याद रखेंगे टोडरमल ने ही दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, आपको पूछा जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो ये कराया था टोडरमल ने। ठीक है, टोडरमल को किस नाम से जाना जाता है, मुशरिफ ए दीवान। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है कब हुई थी। आपको बताना है भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। ऑप्शन देखिए 1960 में, 62 में, 65 में या फिर 66 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम जिसको हम बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। FCI की स्थापना कब हुई थी, तो क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1965 में स्थापना हुई थी दोस्तों FCI की। कब हुई थी, 1965 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ स्थापना याद रखेंगे कब हुई, 1965। अगर पूरा पूछा जाता है आपको 14 जनवरी याद रखें, 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी 1965 को दोस्तों भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय खाद्य निगम अधिनियम कब आया, तो एक साल पीछे कर ले 1964 में। अगर अधिनियम की बात आती है, यहाँ पर देखिए भारतीय खाद्य निगम अधिनियम अगर ऐसा पूछा जाता है कब आया, तो आप नोट करेंगे दोस्तों 1964 में आया। ठीक है, 64 में अधिनियम आया और स्थापना कब हुई, 1965 में। ठीक है, एक साल बाद। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। आपको बताना है कौन सी नदी इसमें से भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। ऑप्शन देखिए, ताप्ती, नर्मदा, दामोदर, महानदी। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भ्रंश घाटी में जो बहती हैं वो है आपकी ताप्ती, नर्मदा और आपका क्या हो जाएगा, दामोदर। तो यहाँ पर महानदी जो है ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, ये कहाँ को बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कभी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या है देखिए, 15 है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, गुजरात, कश्मीर, कन्याकुमारी, मिजोरम। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए, किसे जो है केप कोमोरियन के नाम से जाना जाता है। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को जाना जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्या हो जाएगा बताइए, सिलिकॉन सिटी की बात हो रही है, सिलिकॉन स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है सिलिकॉन स्टेट या और सिलिकॉन सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
अगर स्टेट पूछा जाता है तो कर्नाटक करेंगे, अगर सिलिकॉन सिटी पूछा जाता है, ठीक है, अगर सिलिकॉन सिटी पूछा जाता है तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे बेंगलुरु। क्या करेंगे, बेंगलुरु, ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक है। अगर सिलिकॉन स्टेट पूछा जाता है कर्नाटक, अगर सिलिकॉन सिटी पूछा जाता है तो बेंगलुरु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है भारत का कोहिनूर, ये बताना है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है आप सभी जानते हैं। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है, जहां से दोस्तों आपका कोहिनूर जो है निकाला जाता है। क्या है? गोलकुंडा, ठीक है। गोलकुंडा की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर आपके करंट के क्वेश्चन हैं 2-3। चलिए 18 देखिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मैंने आपको पहले भी करवा रखे, तो आपको राइट आंसर बताना है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन देखिए, कनाडा, ब्राजील, भारत, अमेरिका। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का, बताइए। पहले भी बता रखा है कि जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में होगा, ये कहाँ होगा? ये होगा दोस्तों भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया गया? आपको बताना है विश्व थायराइड दिवस 2025 जो है दोस्तों, ये कब मनाया गया? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई। क्या हो जाएगा राइट आंसर का? विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल जो है 25 मई को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 19 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको दोस्तों यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रणव कुमार, विकास चौधरी, डॉक्टर अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन सारे मैंने आपको करा रखे हैं करंट के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 20 का? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर अजय कुमार कौन, ये क्या बने हैं? ये बने हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।